दोस्तों आज पेश है छड़ी की करामात। ये कवर चित्र है दोस्तों। दीनू नाम का एक गरीब बड़ई किसी तरह 2 जून की रोटियों को जुगाड़ कर पाता था। दीनू और उसकी पत्नी राधिका और अपने इकलौते बेटे बादल की ओर से सदैव परेशान रहते थे। बेटा पूरा दिन निठल्ला रह कर तेरे समय कैसे कटता है। बादल सभी बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं और तू है कि सारा दिन मटर गृहस्थी करता रहता है। मगर बादल पर माँ बाप की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन सुनो जी, क्यों ना बादल को किसी दूसरे काम से सीखने भेज दें। क्या बात है, पराये लोगों के साथ रहकर कुछ सीख जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो राधिका। अगले दिन, जमींदार जी, मेरा बेटा बादल है, इसे आप अपने यहाँ किसी काम पर रख लीजिए। ठीक है, तू उसे यहाँ छोड़ जाएगा। उसी दिन, ओ मूर्ख, तूने इतना कीमती फूलदान तोड़ दिया। जमींदार के कोड़े मारकर उसी समय हवेली से बाहर निकाल दिया। बादल रोता बिलखता अपने घर पहुंचा। क्या हुआ बादल, तू इस समय हवेली से क्यों चला आया। बू बापू, जमींदार ने मुझे मारकर हवेली से निकाल दिया, कहकर बादल ने दीनू को सारी बात बताई। इस घटना के एक माह बाद बादल को जहाँ भी काम पर लगाया उसे तुरंत ही निकाल दिया। अब उसे सुधरने के लिए क्या करें। राधिका गांव के नौरंगपुर में कल्याण नाम का मेरे एक दोस्त रहता है, वह खेती बाड़ी करता है। क्यों ना बादल को उसके यहाँ छुड़ाऊँ। यह भी करके देख लो, क्या पता वहाँ जाकर बादल खेती बाड़ी करनी सीख जाए। उसी दिन दीनू बादल को लेकर नौरंगपुर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते एक बियावान में पहुंचे। ओह, क्यों न थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूं। दीनू उस पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। बादल, अगर तुम किसी काम का होता तो मुझे यह इस तरह जंगलों की खांग न छाननी पड़ती। उसी समय उन दोनों के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। तुम्हें कोई दुख है क्या। क्या बात बताऊं भाई साहब, मेरा लड़का बादल बड़ा निकट मूर्ख है। कहते हुए उन्हें सारी बात बूढ़े को बता दी। सारी बात जानकर, देखो, मैं इस वन का देवता हूँ, हरि देव हूँ। तुम दोनों को उदास बैठे देख कर यहाँ चला आया। चाहो तो इस लड़के को मेरे पास छोड़कर जा सकते हो, लेकिन इस वन में रहकर यह क्या करेगा। मैं इसे काम की बातें सिखाऊंगा और हो सकता है इसकी कुरूपता भी दूर कर दूं। वह सुंदर और सुडौल भी बना दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त है, तुम 1 वर्ष बाद इसे पहचान कर ही अपने साथ ले जाओगे। अगर न पहचान पाए तो मेरे पास यह 1 साल और बिताएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। बादल को वन देवता को सौंप दीनू अपने गांव के लौट आया। आओ बादल, तुम मेरे साथ चलो। जब दीनू वापस अपने घर पहुंचा, छोड़ाए जी बादल को नौरंगपुर। नहीं, मैं उसे उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह छोड़ कर आया हूँ। तब दीनू ने व्यवसाय विस्तार राधिका को वन देवता की मुलाकात के बारे में बताया। दीनू से सारी बात जानकर, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। हाँ, तुम देखना, 1 वर्ष बाद मैं सुंदर सुडौल बुद्धिमान बादल को लेकर घर लौटूंगा। फिर जैसे तैसे 1 वर्ष पूरा हो गया। सुनो जी, तुम बादल को ले आओ। ठीक है, मैं आज ही वन देवता के पास जाता हूँ। उस दिनों उसी दिन उस जगह पहुंचा जहां उसकी भेंट वन देवता से हुई थी। वन देवता, तुम कहाँ हो। कुछ देर बाद में, दीनू अपने बेटे बादल को लेने आए हो। हाँ वन देवता।
ठीक है दीनू, मैं तुम्हारे साथ आओ तो इस शर्त के मुताबिक अपने बेटे को पहचान लो और ले जाओ। कुछ ही देर में बादल बाद दोनों एक हरे स्थान पर पहुंचे। लो पहचानो अपने बेटे को, तुम्हारा बेटा बादल हिरणों के झुंड में है। क्या बादल और हिरणों के झुंड में? हाँ, बादल को सुंदर व बुद्धिमान बनाने के लिए मुझे उसकी विभिन्न रूपों में परिवर्तन करना पड़ रहा है। ओह, दीनू ध्यान से एक एक हिरण को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वन देवता, मैं अपने बेटे को बादल को नहीं पहचान पाया। तब तुम अपने घर वापस जाओ, अभी तुम्हारे मेरे पास 1 साल भर तक रहना और होगा। दीनू हताश होकर घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात राधिका को बताई। वह वन देवता जरूर कोई ठग है, उसने तुम्हें से ठग कर बादल को अपने कब्जे में कर लिया है। राधिका वह बादल को ठोक पीट कर आदमी बनाने के जुगाड़ में लगा हुआ है, और तू कह रही है वह उस पर शक कर रही है। राधिका दीनू की सादगी मन ही मन बल खाकर रह गई। फिर 1 वर्ष बीतने पर दीनू पुनः वन देवता के पास पहुंचा। दीनू, पहले अपने बादल को पहचान लो, फिर उन भेड़ों के बीच है। इस बार भी दीनू अपने बादल को नहीं पहचान पाया। दीनू, मुझे दुख है कि तुम इस वर्ष भी अकेले ही अपने घर लौटना होगा। तुम ठीक कह रहे हो वन देवता। दीनू जब निराश थका हारा अपने घर वापस लौटा। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया होगा। राधिका, वन देवता जरूर कोई न कोई छलावा है जो हमें ठग रहा है। तब क्या मेरा बच्चा जादूगर के पंजे से नहीं में फंसा रहेगा? राधिका, ऐसा न कहो। बादल तुम्हारा ही नहीं मेरा बेटा है। उसकी बारे में उसके पंजे से आवाज से छुटा कर लाऊंगा। अब बादल के वियोग में गम में राधिका दीनू मन ही मन भूलते लगे। जैसे जैसे भी हो, तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसे सुधारने के चक्कर में हम अपने हाथ से धो बैठे। राधिका बादल के बारे में जिसको बताएंगे हमारी मूर्खता पर हंसेगा। जैसे तैसे यह वर्ष भी बीत गया। फिर एक दिन, यदि मैं इस बार बादल को न पहचान सका तो वन देवता वन में कहीं अपनी जान दे दूंगा। और इन्हीं सोचों में वह वन देवता के पास पहुंचा। तभी अरे, यह कमबख्त मक्खी कहाँ से आ गई? दीनू ने हाथ मक्खी दूर भगा दिया, लेकिन मक्खी बिन पुनः उसके पास आई और बोली, बाबू, मैं आपका बेटा बादल हूँ। बादल, तुम कहाँ हो बेटा? मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बाबू, इस समय मैं मक्खी बनकर आपके सामने उड़ रहा हूँ। ओह बाबू, मेरी बात ध्यान से सुनो। वन देवता हरिदेव वन का देवता नहीं, अपितु बंगाल का जादूगर कांदू है। क्या जादूगर काटू? हाँ बाबू, आप वह अपने दाना चुगते हुए कबूतरों के बारे में मुझे पहचानने को कहेगा। आप उनमें से उसी कबूतर को चुनना जो धरती पर सिर गड़ाए होगा और दाना न चुग रहा होगा। तुम्हारी बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है। बाबू, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझे असली रूप में पाना है तो आप मेरी बात को ध्यान में रखना। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर मक्खी उड़ गई। और वन में उसी जगह पहुंचने के बाद, वन देवता, तुम कहाँ हो? मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। तत्काल ही जादूगर कांटू उसके सामने प्रकट होकर, और दीनू, वो देखो, बादल सामने कबूतर बना दाना चुग रहा है। अपने बेटे को पहचानो और ले जाओ। ठीक है। कुछ देर बाद निश्चित ही वही बादल है। अगले ही पल, वन देवता, वह रहा मेरा बेटा। ओह, तुमने तो अपने बेटे को पहचान लिया। वन देवता ने एक दिन तो पहचानना ही था। ठीक है, तुम अपने बेटे को ले जा सकते हो। और लेकिन अपने बेटे को मैंने तुम्हें मनुष्य के रूप में सौंपा था। हाँ, मैं अभी तुम्हारे बादल को मानव रूप में परिवर्तन कर देता हूँ। यह कहकर जादूगर काटू ने कबूतर में बदले बादल पर हाथ उठाया, और अगले ही पल फट फट फट
और फिर उड़ता हुआ कबूतर वापस जैसे ही पृथ्वी से टकराया, वो कबूतर मानव के रूप में परिवर्तन हो रहा है। कुछ ही पलों बाद, दीनू यही तुम्हारा बेटा बादल है। ओह, मेरा बादल इतना सुंदर बन गया। दीनू, यह सुंदरता ही नहीं, अब अति बुद्धिमान भी बन गया है। अब यह आलसी नहीं रहा। ओ वन देवता, मैं आपको इस उपकार का जीवन भर नहीं भूलूंगा। तत्पश्चात, क्या तुम मेरे ही बेटे बादल हो? हाँ बाबू, मैं ही आपका वह बेटा हूँ जिसे आज तक दुखों के सिवाय कुछ नहीं दिया है। बेटा, घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। फिर जैसे ही वे दोनों वहां से जाने के लगे, ठहरो बादल, मेरे सपनों को धूल में मिलाकर तुम इस तरह नहीं जा सकते। यह सुनते ही बादल पलट कर देखा और बोला, मैं जा रहा हूँ जादूगर काटू, तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। ऐसा? अगले ही पल जादू की छड़ी इन दोनों को इसी समय पत्थर का बना दे। लेकिन दिनों बादल का कुछ भी नहीं असर हुआ। यह क्या? अरे यह क्या हुआ? हाँ हाँ जादूगर काटू, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है वह एक साधारण छड़ी है। तुम्हारी जादू की छड़ी इस समय मेरे पास है। यह कहकर बादल अपने वस्त्रों में छिपी जादू की छड़ी बाहर निकाली। उसे देखते ही, धोखेबाज नीच, मेरी जादू की छड़ी मुझे दे दे, वरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ वह छड़ी वही करूंगा जो तुम मेरे बाप बेटे के साथ करने वाले थे। अगले ही पल जादू की छड़ी इस दुष्ट जादूगर को तुरंत पत्थर का बना दे। नहीं, सिर दी, ओ सचमुच यह पत्थर का बन गया। बापू, इस दुष्ट की यही सजा थी। बादल बेटे मेरे, तो यह जी घबरा रहा है, तुम यहाँ से जल्दी चलने की सोचो। हाँ बापू, लेकिन जाने से पहले जादूगर की बेटी को अपने साथ ले लो। जादूगर की बेटी? लेकिन वह कहाँ है? यहीं पास ही, जादूगर के महल में। फिर बादल ने जादू की छड़ी को आदेश दिया, जादू की छड़ी हम दोनों को सीधी जादू महल पहुंचा दे। और अगले ही पल, वो जादू भी क्या भला है, इससे असंभव से असंभव संभव कर जा सकता है काम। अगले ही पल जादू की छड़ी उस जादूगर विद्यतमा, बहन, ये मेरे पिताजी हैं। इसका मतलब कि तुम पिताजी को पत्थर का बनाए भैया? हाँ बहन, तभी तो बापू को यहाँ तक लाने में सफल हो सका हूँ। वो आखिर पिताजी के कर्म उन्हें ले डूबे। यह कहते हुए विद्या की आंखों में आंसू आ गए। यह देख बहन, दिल छोटा ना करो, सिर्फ तुम्हारे जीवन में बाहर ला कर रहूंगा। तत्पश्चात जादू छड़ी आखिरी आदेश यह देता हूँ कि तुम इस जादू के महल को समाप्त कर दो। और अगले ही पल, साए साए, अरे यह क्या हुआ? और इस बार जब धुआं छटा, वो जादू का महल और जादू की छड़ी कहाँ गायब होगी? बापू, जादूगर काटू के साथ ही उसका जादू भी समाप्त हो गया है। तत्पश्चात, बादल भैया, मैं अपने पिताजी की मूर्ति के दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बहन। जल्दी ही तीनों जादूगर काटू के पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचे। पिताजी, अगर आप सही राह पर चले होते तो आज यह हालात न होती। और विद्युत्मा भारी मन से दीनू और बादल के साथ चल पड़ी। काफी चलने पर जब तीनों राधिका के पास पहुंचे, आज भी तुम बादल को के साथ नहीं आए? नहीं राधिका, आज मैं बादल को साथ लाया हूँ। सच? कहाँ है मेरा बेटा? राधिका, यही हमारा बेटा बादल है। यह हमारा बेटा इतना सुंदर कैसे हो गया? लेकिन राधिका, यहीं खड़े खड़े सब कुछ पूछोगी, अंदर नहीं आने दोगी? हाँ हाँ, मैं भूल गई थी। और अगले पल, माँ, मैं ही आपका नालायक बेटा बादल हूँ। बेटा, तेरा बदला हुआ रूप देखकर तो मैं खुशी का कोई और छोर नहीं रहा। फिर राधिका ने बादल को छाती से लगा लिया। तब तब दीनू बादल से पूछा, बादल, जादूगर काटू हर साल मुझे टरका क्यों देता था और तुम्हें छुड़ाने के लिए क्यों नहीं छोड़ रहा था? तुम्हारे यहाँ कायाकल्प कैसे किया? बापू, सारी बात विस्तार से बताता हूँ। आप जब 3 वर्ष मुझे उसके पास छुड़वाने आए थे, तब
आपके जाने के बाद हाँ हाँ कुरूप और मंदबुद्धि बादल, तुम्हारे जैसे युवक को बरसों से तलाश थी। मेरा सपना जल्दी साकार होगा। यह क्या आदमी पागल है जो इस तरह बेजा हंस रहा है। फिर जादूगर काटू ने मेरा हाथ पकड़ा। जादू की छड़ी हमें जादुई महल में ले चल। और अगले ही पल ओह, यह इस आदमी के साथ आकाश में कैसे उड़ रहा हूँ। सिर दी हम दोनों महल में जा कर उतरे। विद्युतमा, आज यह युवक मिल गया है, मैं बरसों से ढूंढ रहा था। अब मैं अपनी कला का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ओह, मैं तो यही सोच रही थी पिताजी अपने भोजन के लिए कि आप भोजन के लिए अपन लेकर आए हैं। नहीं विद्युतमा, भोजन की तलाश में मैं तो अब जाऊंगा। ओह। फिर जादूगर ने काटू के सिर पर छड़ी से कहा जादुई छड़ी से कहा, जादू की छड़ी मुझे वन में ले चल। उसके जाने के बाद जादूगर काटू की बेटी से पूछा, विद्युतमा जी, यह सब क्या है। तुम्हारे पिताजी हरिदेव क्या कोई जादूगर है। हरिदेव, मेरे पिताजी का नाम हरिदेव नहीं अपितु काटू है। वे बंगाल के मशहूर जादूगर हैं। क्या, इन्होंने तो मेरे पिताजी से झूठ बोला। वे इस वन देवता हैं, क्या मेरा कायाकल्प कर सकते हैं। युग, मेरे पिताजी तुम्हारा कायाकल्प तो कर देंगे, पर अब तुम यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। क्या, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि 1 वर्ष बाद वे मुझे वापस पिताजी के वापस लौटा देंगे। उन्होंने तुमसे झूठ बोला होगा। लेकिन क्यों मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देंगे। क्योंकि वे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करने की तुम्हारे साथ कर देंगे। ओह, यह तो तुमने बड़ी विचित्र बात बताई विद्युतमा जी। युग, अब तुम एक ऐसे जाल में जा फंसे हो जो दिन पर्याप्त बाहर नहीं निकल सकोगे। जाल से बाहर निकलना कौन चाहता है विद्युतमा जी। मुझे तो यहाँ से बाहर जाने पर मुझे काम करना पड़ेगा और यहाँ रहकर मैं जादू सीख कर हर काम जादू से कर लिया करूँगा। तभी, अरे, तुम्हारे पिताजी तो किसी मनुष्य को पकड़कर इधर ही उड़े या चले आ रहे हैं। हाँ, आज एक बेकसूर की आदमी की अपनी जिंदगी के हाथ धो बैठेगा। सिर दी जादूगर जमीन पर उतरा। देखो विद्योत्तमा, मैं अपना आहार ले आया हूँ। अगले ही पल कच कच कच, ओह कैसा भीषण दृश्य है। तभी हा हा विद्योत्तमा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम बादल का ख्याल रखना। जी पिताजी। और जादूगर अपने कक्ष में जाने लग के बाद, तुम्हारे पिताजी अब सोकर उठेंगे। कब सोकर उठेंगे। वे रात को वह दिन में पूर्ण दिन मानो भक्षण कर सो जाते हैं और रात को जागकर जादू की साधना करते हैं। वो बड़ी विचित्र है। क्या तुम्हारे दिनचर्या तुम्हारे पिता की तो सो तो है। जाओ, तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूं। और विद्युतमा मुझे अपने कक्ष में ले गई। सिर दी मैं गहरी नींद सो गया। खर उसके जाने के बाद मैं सब तक सोता था। विद्युतमा ने जगाया, ए योग उठो। फिर मैंने आंखें खोल मलता हुआ उठ बैठा। विद्युतमा जी, मुझे क्यों उठा दिया। मैं बड़ी गहरी नींद सो रहा था। युग, पिताजी ने अपनी साधना पर बैठे हैं चुके हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं। फिर विद्युतमा ने मुझे एक कक्ष में ले आई। आओ बादल, यहाँ बैठो। अगले ही पल जादूगर कार्टून के पास जा बैठा। तत्पश्चात, विद्युतमा तुम यहाँ से जा सकती हो। जी पिताजी। विद्युतमा के जाने के बाद, बादल, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी कायाकल्प करने के लिए बुलाया है, लेकिन पहले मेरी कुछ शर्त माननी होगी। कैसी शर्त। यही तुम्हें मेरे पास रहकर तुम्हें जादू की कलाएं सीखनी होंगी और मेरी बेटी विद्युतमा से विवाह करके हमेशा के लिए यहीं मेरे पास रहना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और तुम्हें अपने माता पिता का मोह त्यागना होगा और अपने पिता के साथ नहीं जाओगे। मुझे यह भी स्वीकार है। तब ठीक है, मैं तुम खड़े हो जाओ। अगले ही पल जादू छू काया कल्प छू। मैंने तुरंत ही काटू को आदेश का पालन किया। काटू
के हवन में गहरा काला धुआं सारे वातावरण में फैल गया। जब धुआं छटा, लो बादल, कटोरे में पानी में अपना रूप बदला रूप देख लो। कटोरे के पानी में मैंने अपना चेहरा देखा। ओ, यह तो मैं हूँ, यह तो मैं एक रूप था। बादल, मैंने तुम्हारे रूप बदल दिया, अब केवल बुद्धि का प्रवेश कराना बाकी है। और फिर काटूर ने मेरे सिर पर 7 बार अपनी जादू छड़ी घुमाई और जादू की छड़ी बादल के मस्तिष्क में बुद्धि प्रवेश करो। और अगले ही पल, लो बादल, रूपवान होने के साथ साथ अब तू बुद्धिमान भी हो गई। बापू, इस प्रकार जादूगर काटू ने मुझे रूपवान और बुद्धिमान बना दिया। ओह, मुझे अपना सारा जादू सिखाने के बाद एक दिन वह मुझसे बोला, बादल, तुम मैं अपनी शर्त पर खरे उतरे हो, इसलिए तुम्हें खुश होकर मैं पूर्णवासी को तुम्हारा और विधवा का ब्याह कर दूंगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है जादूगर जी। और मैं उस जादूगर को आहार काटू आहार करने के पश्चात वह अपने कक्ष में सोने चला गया। विद्युत्मा, तुम्हारे पिताजी आने वाली पूर्णवासा के दिन हमारा विवाह करने वाले हैं। ओह, आखिर वह बदनसीब दिन आ गया। क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? बादल, खुशी तो मेरी जिंदगी में न जाने कब से जा चुकी है। अब तो बस विद्युत्मा, तुम्हारी दुख भरी बातों से जरूर कोई राज की बात छिपी है, मुझे बताओ। ठीक है बादल, आपने दिल का बोझ हल्का करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें राम कहानी सुनाती हूँ। आज से 4 वर्ष एक दिन पिताजी मानव भक्षण करने के पश्चात अपने कक्ष में गहरी नींद सोए थे। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सोम नदी में तट पे घुमाऊं। मैं महल से निकलकर टहलती सोम नदी के तट पर जा पहुंची। ओह, लकड़ी के तख्त पर कौन बाज जा रहा है? सिर दी हुआ लकड़ी का तख्ता तट पर आ लगा। ओ, यह युग तो जीवित है। मैंने उसे ऊंधा कर उसके पेट में गए नदी के पानी को बाहर निकाला। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम नदी में बहे जा रहे थे, मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाला है। ओह, तो क्या मैं बच गया? युग, तुम कौन हो और इस विपत्ति में कैसे फंसे? मैं ज्वालापुर का राजकुमार मयूर हूँ और मैं जलपोत से नदी में डूब गया। प्राण बचाने के लिए मैं तख्ते पर चढ़ गया और उसके बाद मुझे कुछ ज्ञात नहीं। ज्वालापुर तो यहाँ से 100 योजन दूर है राजकुमार। ओह, तब तो मैं वापस अपने राज्य में कैसे जाऊंगा? राजकुमार, घबराओ नहीं, मेरे पिता जादूगर है, वह तुम्हारे पल में ही तुम्हें राज्य में पहुंचा सकते हैं। ऐसा? हाँ, लेकिन यह तभी संभव है जब उन्हें तुमसे प्रसन्न हो जाएं। यदि वे रुष्ट हो गए तो तुम्हें चबा चबा कर खा जाएंगे। ओह, तब मैं तुम्हारे पिता बहुत खतरनाक आदमी हैं। हाँ, पर उनके सहायता लेने के सिवा कोई चारा नहीं। चलो, मुझे उनके पास ले चलो। नहीं, तुम यहीं रुको। रात को जब वे जागेंगे तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊँगी। ठीक है, ऐसा ही सही। राजकुमार मयूर विदा ले मैं अपने महल में वापस लौट गई। रात को जब पिताजी सोकर उठे, पिताजी विपत्ति में फंसा ज्वालापुर का राजकुमार नदी के तट पर रुका हुआ है। आपको जैसे भी उसे उसके देश पहुंचाना है, लेकिन तुम्हें उसके विषय में कैसे पता चला? क्षमा करना पिताजी, मैं जब दिन में आप सो रहे थे तो मैं मन बहलाने के लिए सोम नदी के किनारे पर गई। वहीं मेरी मुलाकात राजकुमार मीर से हुई। ओह, तुम हमारे मना करने के पश्चात भी महल से बाहर गई। वह पिताजी सोच में पड़ गए और कुछ देर पश्चात मुझसे बोले, विद्युत्मा, मैं तुम्हारा कहा अवश्य पूरा करूँगा। चल, मुझे वहाँ राजकुमार के पास ले चल। चलिए पिताजी। मैं पिताजी को लेकर राजकुमार मीर के पास पहुँची। राजकुमार, तुम अपने देश पहुँचाना चाहते हो? हाँ, लेकिन अकेला नहीं। क्या मतलब? मैं विद्युत्मा से विवाह करके अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा।
मुझसे जादू सीख कर मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी बनना होगा। वो यह कैसे संभव हो सकता है? मैं जवाहरलाल का राजकुमार हूँ। एक दिन मुझे वहाँ का राजपाट संभालना है। तब भी दत्तमा से तुम्हारा ब्याह नहीं हो सकता। जादूगर काटू, आज तक मैंने जिस चीज को पाने की संकल्प किया उसे पाकर ही रहा हूँ, अतः मैं भी दत्तमा को भी पाकर रहूंगा। तुम्हें मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इसे धमकी समझ सकते हो जादूगर? ओह राजकुमार, तेरा इतना साहस! और पिताजी क्रोध में जादू की छड़ी से आदेश दिया, जादू की छड़ी इस घमंडी राजकुमार को पत्थर का बना दे। नहीं, अगले ही पल, ओ पिताजी, आपने यह क्या किया? चुप रहा है विद्युतमा, तेरे कारण आज राजकुमार मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत हुई। और पिताजी मुझे खींचकर महल ले आए। विद्युतमा, आज के बाद तू भूल कर भी महल से बाहर नहीं जाएगी। जादू की छड़ी तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बादल, उस दिन के बाद मैं भूल कर भी महल से बाहर नहीं गई। ओह, तुम तो मुझसे भी लंबी कैद भुगत रही है। बादल, राजकुमार मेरी जिंदादिली देखकर मुझे उससे मन ही मन पति का रूप में वर ली। ओह विद्युतमा, तुम्हारा प्रेम तो बड़ा विचित्र है। कुछ देर सोचकर विद्युतमा से बोला, विद्युतमा, आज मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और आज तुम्हारे सुख दुख का सारा जिम्मा मेरे ऊपर रहा। ओह, यह सुनकर विद्युतमा खुशी से अधिकता से मेरे सीने से लग गई और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ देर के बाद उसने आंसू थमे। भैया, पिताजी के अपने वश में करने के लिए मुझे उसे जादू की छड़ी हासिल करनी होगा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? आज के दिन पिताजी सो जाएंगे तो उनके सिराने पर जादू की छड़ी उठा लेना और उसी की जगह पर दूसरी छड़ी रख देना। हाँ, यह ठीक रहेगा। और बस बाबू, मैंने उसी दिन जादूगर काटू की जादू की छड़ी चुरा ली और उसके अगले दिन आप वन में जादूगर के पास गए। मैंने आगे की घटना अज्ञात है। वो जादूगर काटू तो बड़ा दुष्ट था। बाबू, अब मैं विद्युतमा बहन के दिए वर्तन को पूरा करना चाहता हूँ। बादल बेटा, इसमें के लिए तुम क्या करोगे? बापू, जादूगर काटू से सीखी कला के जरिए मैं जादू की देवी का आह्वान करूंगा और जादू की सहायता से राजकुमार मीर को पुनर्जीवित करूंगा। ओह, तब तुम इस नेक कार्य में देर नहीं करो बेटा। अगले दिन वन देवी की आराधना में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। भगवान, मेरे बेटे की एक नेक कार्य करने जा रहा है, इसकी अवश्य सफलता प्रदान करना। 5 दिन लगातार आराधना करने के बाद छठे दिन, आंखें खोलो बादल। बादल ने जैसे ही आंखें खोली, मांगो बादल, क्या मांगना चाहते हो? जादू की देवी, मुझे राजकुमार मयूर का जीवन चाहिए। ओ बादल, तुमने और जादू और काटू में कितना अंतर है? मैं तुम्हें यह इच्छाओं से पूरी करूंगी। अगले ही पल, जादू की देवी बादल को जो पात्र थमाया। बादल, इस पात्र में जादू का जल है। इस जल को छिड़कने से जादू तत्काल मानव योनि में परिवर्तन हो जाएगा। यह कहकर जादू की देवी अंतर ध्यान होगी। उसके पश्चात विद्युतमा, तुम इसी स्थान पर ले चलो जहाँ राजकुमार पत्थर का बना हुआ है। चलिए भैया। सिद्धि विद्युतमा बादल को लेकर सोन नदी के तट पर पहुंची। भैया, यही है राजकुमार मयूर। चलो राजकुमार, पहले तुम्हारे राज्य में चलते हैं। तभी वहां जादू की देवी प्रकट हुई। बादल, ज्वालापुर यहाँ से 100 योजन दूर है। तुम लोग पैदल वहां नहीं पहुंच जाओगे। जादू के रथ में बैठकर तुम वहां तक जा सकते हो। जादू की देवी, तुम्हारे उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बादल, तुम्हारी सहायता की से खुशी में यह जादू का रथ मैं तुम्हें सौंपती हूँ। आज यह तुम्हारा हुआ। धन्यवाद वन देवी। तत्पश्चात जादू का रथ में बैठ गई और जादू के रथ हमें ज्वालापुर ले चल। और अगले ही पल, सिर दी बादल ने जल का पात्र प्रतिमा पर छिड़का। अगले ही पल उसमें हरकत हुई और मानव रूप में परिवर्तन हो गया। कुछ देर बाद, ओ विद्युतमा, तुम यही हो? कौन है? यह मेरा भाई है, बादल राजकुमार। तत्पश्चात विद्युतमा ने विगत वर्षों में घटी घटना राजकुमार मयूर को बताई। सारी बात जानकर ओह
मैं पिछले 4 वर्ष से यहाँ पत्थर का बना हुआ हूँ। हाँ राजकुमार, हे भगवान, ज्वालागढ़ में मेरे पिताजी का बुरा हाल हो गया। सिद्धि जादू रथ पर ज्वालागढ़ जा पहुँचे। बादल भाई, यही मेरा राज्य है। और जैसे ही महल में के द्वार पर पहुंचे, बेटा तुम जीवित हो, तुम यहाँ कहाँ चले गए थे, तुम्हें कहाँ कहानी खोजा। मयूर को अपने माता पिता ने अब बीती सुनाई। सारी बात जानकर, ओह बेटा बादल, तुम तो बहुत बुरी गुजरी। बेटा तुम सही सलामत लौट वापस आ गए, यही सब कुछ है। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर अपने पिता से विद्युतमा से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात बहन विद्युतमा, अब तुम प्रसन्न हो मैं ना। हाँ भैया, मैं सचमुच ही मेरे जीवन में बाहर से भर दिया। तब जादूगर रथ पर बैठकर बादल अपने माता पिता के पास लौटा और तब वहाँ अपने माता पिता के काम में हाथ उठाने लगा। दीनू राधिका देख बहुत खुश थे। समाप्त दोस्तों।